जिंदगी की गाड़ी कब किस मोड़ पर हमें कहाँ लाकर खड़ा कर दे, हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। ऐसा ही कुछ हुआ जिंदगी में फूलन देवी उर्फ दस्यु सुंदरी के साथ। दस्यु सुंदरी के नाम से मशहूर फूलन देवी किसी ज़माने में डर का दूसरा नाम हुआ करती थी। कई बार गैंगरेप, अत्याचार और फिर डाकू से सांसद बनी फूलन की ज़िंदगी का सफ़र किसी के लिए भी रोंगटे खड़े करने वाला हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देव और आप देखना शुरू कर चुके हैं DK न्यूज़ की क्राइम सीरीज़। आज की क्राइम सीरीज़ में हम फूलन देवी की शुरुआत से आखिर तक की कहानी लेकर आए हैं, जिसमें वो कैसे चंबल घाटी की डकैत बनी और फिर कैसे सांसद तक बनी और संसद भवन पहुंची। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। चंबल घाटी का नाम सुनते ही जेहन में फिल्मों के डकैत या बागी की तस्वीर सामने आती है। घोड़ों पर बंदूक के साथ लूटपाट करते डाकुओं की कल्पना से सिहरन दौड़ जाती है। डकैत या बागी बनने के पीछे परिस्थितियां जिम्मेदार होती हैं। जुल्म, अत्याचार, नाइंसाफ़ी, ज़मीन विवाद बंदूक उठाने के प्रमुख कारण होते हैं। चंबल के बीहड़ में फूलन देवी का नाम डर और आतंक का पर्याय था। बीहड़ से लेकर संसद तक का सफ़र करने वाली फूलन देवी की कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश से। 10 अगस्त 1963 को यूपी में जालौन के घोरा का पुरवा में फूलन देवी का जन्म हुआ था। गरीबी और छोटी जाति में जन्मी फूलन में पैतृक से ही दब्बूपन नहीं था। परिवार के पास केवल 1 एकड़ ज़मीन थी। दादा की मौत के बाद चाचा को घर का मुखिया बनाया गया। चाचा ने बेटे संग मिलकर फूलन देवी के पिता की ज़मीन हड़प ली। चाचा की बेईमानी का पता चलने पर फूलन देवी ने खेत में ही धरना दे दिया। नौबत चाचा के साथ हाथापाई तक पहुंच गई। फूलन देवी को परिवार के गुस्से का सामना करना पड़ा। माँ बाप के 6 बच्चों में फूलन देवी का नंबर दूसरा था। अलग स्वभाव की मालकिन फूलन देवी अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाने से पीछे नहीं हटती थी। फूलन के उग्र स्वभाव से पिता को अधिक चिंता होने लगी। उनके पिता ने फूलन देवी की 11 साल की उम्र में अधेड़ शख्स पुत्तीलाल मल्लाह से शादी कर दी। पुत्तीलाल मल्लाह फूलन देवी से 3 गुना उम्र में बड़ा था। शादी का फूलन ने विरोध किया। परिवार के दबाव में फूलन देवी को झुकना पड़ा। आखिरकार नसीब मानकर फूलन देवी ने शादी को स्वीकार कर लिया। ससुराल आने पर फूलन देवी को प्रताड़ित किया जाने लगा। पति का व्यवहार भी फूलन देवी के प्रति ठीक नहीं था। बर्दाश्त से बाहर होने पर फूलन देवी मायके आ गई। फूलन देवी ने सोचा कि मायके वाले मदद करेंगे, लेकिन हुआ उसका उल्टा। उसके चचेरे भाई ने इस मौके का फ़ायदा उठाकर उस पर झूठा आरोप लगाकर जेल में डलवा दिया। फूलन देवी के साथ थाने में भी शारीरिक शोषण हुआ। जैसे तैसे वह जेल से निकलने में सफल रही। किसी तरह उसका जीवन स्थिर हो जाए, इसके लिए पिता ने कोशिश करके उसे दोबारा से उसके पति के घर भिजवा दिया। 16 वर्षीय फूलन देवी के पति की उम्र लगभग 38 साल थी। एक बार फिर फूलन देवी का पति उसको ले जाने के लिए राजी हो गया। माता पिता ने गौना कर फूलन देवी को एक बार फिर ससुराल भेज दिया, जिसे वो काले पानी की सज़ा से भी बढ़कर मानती थी। लेकिन ये सज़ा उसकी उस समय बढ़ गई जब पता चला कि उसके पति ने दूसरे शादी कर ली है। अब फूलन देवी बेसुध थी, गुस्से में थी। उसने आपत्ति जताई, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं हुआ। उल्टा पति ने खूब उसको फटकारा। पति की दूसरी बीवी ने भी उसे लताड़ा। उसकी सरेआम पब्लिक के सामने बेइज्जती की गई। फिर उसे धक्के मारकर घर से निकाल दिया। अब फूलन क्या करती, कहाँ जाती, क्योंकि मायके वालों ने ससुराल भेज दिया और ससुराल वालों ने फिर उसे घर से निकाल दिया। मजबूर होकर तो वो अपने घर लौटी, लेकिन दिल उसका टूट चुका था।
अब वो बाहर ज़्यादा रहने लगी। इसी बीच वो डकैतों के संपर्क में आ गई, उनके साथ घूमने लगी और डकैतों के साथ घूमना, बंदूक चलाना उसे अच्छा लगने लगा। कुल मिलाकर एक तरीके से घर वालों की अनदेखी और ससुराल में तिरस्कार ने उसे डकैतों के आंगन में पहुंचा दिया। हालांकि फूलन डाकुओं के संपर्क में कैसे आई, इसे लेकर कई मिथ हैं। कोई कहता है कि वो अपनी मर्जी और मजबूरी में डाकुओं से जुड़ी, तो कोई कहता है कि डाकू उसे जबरन उठा ले गए थे। चंबल में ऐसा पहली बार हुआ था कि डकैतों के साथ कोई महिला जुड़ी थी, दिन रात उनके साथ रहती। डाकुओं के गिरोह में आने पर भी फूलन देवी की मुसीबतें कम नहीं हुई। गिरोह के सरदार बाबू गुर्जर का दिल फूलन देवी पर आ गया और वो शारीरिक भूख मिटाने के लिए फूलन देवी को हासिल करने की कोशिश करने लगा। जब उसको इसमें सफलता नहीं मिली तो उसने फूलन देवी के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। घटना का विरोध गैंग के सदस्य विक्रम मल्लाह ने किया। विक्रम ने बाबू गुर्जर को गोलियों से भून डाला। तो दोस्तों, राजा को मारने वाला अक्सर राजा बनता है। ऐसा ही यहाँ पर हुआ। डाकुओं के सरदार को मारने वाला भी सरदार बन गया और अब फूलन भी हमेशा के लिए विक्रम मल्लाह की हो गई। इसी बीच इनके गिरोह में जेल से भागे दो भाई श्री राम तथा लाला राम शामिल हुए, जिनके कारण गिरोह में फूट पड़ गई। बाद में उन्होंने विक्रम मल्लाह को भी मार दिया और फूलन देवी को बंदी बनाकर अपने गांव बेहमई ले आए। यहाँ फूलन को एक कमरे में भूखे प्यासे बंद कर दिया गया। बेहमई में फूलन को जो घाव मिला वो उसके लिए अब तक का सबसे गहरा घाव बन गया। यहाँ उसके साथ केवल दुष्कर्म नहीं हुआ बल्कि सामूहिक दुष्कर्म हुआ। यहाँ मौजूद सभी ने बारी बारी से उसके जिस्म को जानवरों की तरह नोचा। फूलन ने इतना सहा कि शायद उसे वहीं मर जाना चाहिए था, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही चुन रखा था। उसके साथ हो रहे दुष्कर्म और दी जा रही यातनाओं की जानकारी उसके कुछ पुराने साथियों को मिली, तो वो छुपते छुपाते बेहमई गांव पहुँचे और वहाँ से फूलन देवी को बचा कर ले गए। वहाँ से निकलने के बाद फूलन देवी ने अपने साथी मानसिंह मल्लाह की सहायता से अपने पुराने साथी मल्लाहों को इकट्ठा किया और गिरोह का पुनः गठन किया और खुद उसकी सरदार बन बैठी। 3 हफ्ते तक किसी महिला को बंधक बनाकर रखा जाए, उसे मानसिक प्रताड़ित किया जाए, वाकई इसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। ऐसी प्रताड़ना को कोई झेल जाता है, कोई खामोश रह जाता है, लेकिन ये फूलन देवी थी। बचपन में ज़मीन को लेकर भिड़ गई थी, तो फिर ये सज़ा तो मौत से भी बदतर थी। फिर क्या था? सवाल इज्जत का था और सामने थे बेइज्जती करने वाले। लिहाजा फूलन ने डाकू का चोला पहन ही लिया था। फूलन को खाकी वर्दी पहनने का बहुत शौक था और उसे वर्दी पर 3 स्टार बहुत पसंद थे, इसलिए वो हमेशा खाकी वर्दी पहनकर रहती थी और उसने अब बदला लेने की ठानी। ये बात 14 फरवरी 1981 की है। इस दिन बेहमई गांव में सन्नाटा पसरा था। तभी डाकुओं को लेकर फूलन देवी वहां पहुंचती है, उस जगह पर जहां 3 हफ्ते तक उसकी बेइज्जती हुई। यहां आते ही फूलन ने 2 लोगों को पहचान लिया। उनसे सवाल किया कि बाकी लोग कहाँ हैं। दोनों ने जवाब दिया, यहाँ नहीं हैं। उनकी खामोशी फूलन के गुस्से को बढ़ा रही थी और फिर गुस्सा इतना बढ़ा कि वो 22 ठाकुरों को घर से बाहर निकाल के ले आई। सभी को लाइन में खड़ा कर दिया, फिर घुटनों के बल बैठने को कहा और आखिर में सभी को गोलियों से भून डाला। महज कुछ मिनट में एक साथ 22 लोगों की हत्या फूलन देवी कर चुकी थी। अपने आप में ये नरसंहार था जिसने देश ही नहीं
बल्कि पूरी दुनिया को हिला डाला। फूलन और उसके गिरोह ने बंदूक के जोर पर पूरे गांव को उस वक्त घेर लिया था और 22 लोगों को गोलियों से भून दिया। लेकिन इनमें काफ़ी सारे लोग उनमें से नहीं थे जिन्होंने फूलन के साथ अत्याचार किया था। अपने दुश्मनों को वहाँ न देखकर वो बौखला गई और इतने लोगों की, जिसमें बहुत सारे निर्दोष थे, का कत्ल कर दिया। यही वो घटना थी जिसके बाद फूलन देवी को पूरी दुनिया जान गई। तो फिर उत्तर प्रदेश और अपना देश इससे कैसे बचे रह जाते। उस वक्त केंद्र में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उत्तर प्रदेश राज्य में बीपी सिंह की सरकार थी, लेकिन चर्चा में आ गई फूलन देवी। मीडिया ने फूलन को बैंडेड क्वीन नाम दिया था और सरकार ने इसके सर पर इनाम रख दिया। लेकिन फूलन को पकड़ना तो दूर, कोई पुलिस वाला उस तक पहुंच नहीं पाया। फिर क्या था, इस मामले ने उस समय की राज्य सरकार को हिला डाला। बहमई कांड की वजह से यूपी के मुख्यमंत्री वीपी सिंह को इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन फूलन फिर भी काबू में नहीं आई। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की पुलिस डाकुओं के ठिकानों पर छापेमारी कर रही थी। कई छोटे मोटे डाकुओं को एनकाउंटर भी हुआ, लेकिन फूलन तक पुलिस का पहुंचना सपना ही रह गया। 1 साल तक ये सिलसिला चलता रहा। आखिरकार मध्य प्रदेश सरकार ने फूलन को आत्मसमर्पण कराने की रणनीति बनाई। जिम्मेदारी भिंड के एसपी राजेंद्र चतुर्वेदी को सौंपी गई। पुलिस फूलन के पीछे पड़ी थी, उसके सर पर इनाम रखा था। उस वक्त देश में एक दूसरी क्वीन भी थी, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, और यूपी के राजा थे बीपी सिंह। बहमई कांड के बाद मुख्यमंत्री को अपना रिजाइन देना पड़ा। भिंड के एसपी राजेंद्र चतुर्वेदी इस बीच फूलन के गैंग से बात करते रहे। इस बात की कम कहानियां हैं, पर एसपी की व्यवहार कुशलता का ही ये कमाल था कि 2 साल बाद फूलन देवी आत्मसमर्पण करने के लिए राजी हो गईं। लेकिन इसके लिए उनकी अपनी शर्तें थीं। वह जानती थी कि उत्तर प्रदेश पुलिस उसकी जान की दुश्मन है, इसलिए अपनी पहली शर्त के तहत मध्य प्रदेश पुलिस के सामने ही आत्मसमर्पण करने की उसने बात कही। दूसरी शर्त के तहत उन्होंने अपने किसी भी साथी को सजाए मौत न देने का आग्रह किया। तीसरी शर्त के तहत उसने जमीन को वापस करने के लिए कहा जो उसके पिता से हड़प ली गई थी। साथ ही उसने अपने भाई को पुलिस में नौकरी देने की मांग की। फूलन देवी की दूसरी मांग को छोड़कर पुलिस ने उसकी बाकी सभी शर्तें मान लीं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के सामने उन्होंने अपना सरेंडर किया और उन पर 22 हत्या, 30 डकैती और 18 अपहरण के चार्जेस लगे। 11 साल उन्हें जेल में रहना पड़ा। फिर आती है यूपी में मुलायम सिंह की सरकार। 1993 में उन पर लगे सारे आरोप मुलायम सिंह यादव ने हटाने का फैसला लिया। राजनीतिक रूप से ये एक बहुत बड़ा फैसला था। फूलन जेल से बाहर तो आ गई, फिर उन्होंने अपनी नई शादी की, लेकिन अब आगे क्या करना था। फूलन को मुलायम सिंह ने नया जीवन दिया था जेल से निकल के। जेल से आने के बाद समाजवादी पार्टी से जुड़ने का उन्हें ऑफर भी दे दिया। वर्ष 1996 में वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गईं। 1996 में चुनाव भी लड़ा और जीत भी गईं। मिर्ज़ापुर से सांसद बन गईं। अब वो बीहड़ के जंगल से निकलकर दिल्ली की संसद में पहुंच गई थी। झाड़ी और झोंपड़ी में रहने वाली फूलन अब आलीशान बंगले में रहने लगी। 1998 में फिर से चुनाव हुए, लेकिन वो इस बार ये चुनाव हार गई। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 1 साल बाद 1999 में फिर से चुनाव हुए और फूलन देवी इस बार जीत गई। राजनीतिक उतार चढ़ाव के दौरान ही फूलन ने एक संगठन बना लिया था।
उस संगठन का नाम था एकलव्य सेना। इस संगठन में हर तरह के लोग उससे जुड़ रहे थे, चाहे वो डाकू रहे हों या गरीबी में ज़िंदगी गुजार रहे हों। लेकिन इस संगठन से जुड़ने आए एक शख्स ने ही आखिर में फूलन देवी की ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया। तारीख थी 25 जुलाई 2001, जगह देश की राजधानी दिल्ली। इस दिन फूलन के घर पर एकलव्य संगठन में शामिल होने के लिए शेर सिंह राणा नामक व्यक्ति आया था। फूलन ने उसका स्वागत किया, खाने पीने के लिए चीज़ें दी और उसे लास्ट में खीर खिलाई। शेर सिंह राणा ने खुशी खुशी खीर खाई और अलविदा कहकर घर से बाहर जाने लगा। उसे गेट तक छोड़ने के लिए फूलन देवी भी बाहर आई। घर की चौखट पर जैसे ही वो पहुँचे, शेर सिंह राणा ने उनके सीने में और सिर में गोली मार दी। उसने घर के गेट पर ही फूलन देवी को गोलियों से भून डाला और चौखट पर फूलन धड़ाम से गिर चुकी थी। कल तक जो शेरनी दहाड़ती थी, अब वो शांत हो चुकी थी, बिल्कुल खामोश। फूलन की मौत पर शेर सिंह राणा ने कहा था, अब जाकर बहमई हत्याकांड का बदला पूरा हुआ है। घटना के बाद पुलिस ने शेर सिंह राणा को गिरफ्तार कर लिया। 14 अगस्त 2014 को दिल्ली की एक अदालत ने शेर सिंह राणा को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई। लेकिन फूलन देवी की सोच और हिम्मत को वो ख़त्म नहीं कर पाया। अपने कुल 38 साल के जीवन में फूलन की कहानी भारतीय समाज की हर बुराई को समेटे हुए है। कहीं ऐसा लग सकता है कि ये एक बलात्कार का नतीजा हो। एक लेखक हैं रॉय मैक्सहैम ने फूलन देवी के बारे में एक मीडिया को दिए इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने ज़िंदगी में बहुत कुछ सहा था, लेकिन इसके बावजूद फूलन देवी बहुत हंसमुख थीं। वे हमेशा हंसती रहती थी, मजाक करती रहती थी। रॉय ने यह भी कहा था कि फूलन ने अपना बचपन काफ़ी गरीबी में गुजारा। उनका दिल गरीबों के लिए हमेशा धड़कता था। उस लेखक ने यह भी कहा था कि मुझे लगता है वे गलत न्यायिक प्रक्रिया का शिकार हुई थीं। दोस्तों, ये थी फूलन की अर्थ से फर्ज और फिर मौत की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं ऐसे ही किसी एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।